देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अगर इससे पहले वाला प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस वाला ढंग से पढ़ा हुआ है, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर वो चैप्टर ढंग से नहीं किया है तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। ये अगर आपकी बुक में देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो आपको एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का भी है। तो ये दो तीन टॉपिक्स के अंतर्गत आपको बताया हुआ होगा। अगर आप फिर बायोएथिक्स भी आ जाएगी, मोलिकुलर डायग्नोसिस भी आ जाएगा, तो ये सब इसके अंदर बताया हुआ आपको मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें डील करने वाले हैं। अगर आपकी बुक के हिसाब से चलेंगे तो काफी छोटा सा है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, क्योंकि हमने टिश्यू कल्चर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं आपको टिश्यू कल्चर के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि टिश्यू कल्चर के बिना आप इसे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा टिश्यू कल्चर के बारे में बताना चाहूंगा। क्या होता है टिश्यू कल्चर, कोई जानते हैं आप में से? देखिए बेटा, टिश्यू कल्चर में अगर मैं आपको बोलूं, सीधी सीधी बात है, कोई भी प्लांट पार्ट है, ठीक है, प्लांट पार्ट, उसको हम केमिकल मीडिया के ऊपर अगर हम उसे ग्रो करते हैं, ठीक है, और उससे प्लांट बनाते हैं, तो ये क्या है? टिश्यू कल्चर। ये बेसिक बेसिक टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में आपको आपकी बुक के अंदर बहुत ज्यादा नहीं बताया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर में ये मानूंगा अधूरा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो योगदान बताया हुआ आपको मिलेगा बुक के अंदर, वो एग्रीकल्चर के अंदर ही मिलेगा, और एग्रीकल्चर को इसके बिना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। टिश्यू कल्चर के लिए अगर आप कोई भी, जैसे लीफ है, अगर मान लीजिए ये लीफ है, और लीफ का आपने छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी डिस्क, आपने छोटी सी डिस्क इससे निकाल ली बाहर, मान लीजिए जिससे हम पंच करते हैं ना कागज को, उसी तरीके से पंच करके अगर आपने डिस्क निकाल ली, और उस डिस्क को अगर केमिकली डिफाइंड मीडिया पे आप कल्चर करेंगे तो उसे पूरा प्लांट बना सकते हैं। आप स्टेम का छोटा सा हिस्सा लेकर के प्लांट बना सकते हैं। आपने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में सुना है? एपिकल मेरिस्टेम का छोटा सा हिस्सा लेकर के पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। इसीलिए आपकी बुक के अंदर एक दो तीन जो है वो आता है, कुछ टर्म्स आते हैं। जैसे एक टर्म आता है, ये क्या है? एक्स प्लांट। एक्स प्लांट जो है, प्लांट का वो हिस्सा, चाहे लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, फ्रूट का हिस्सा हो, कोई भी हिस्सा हो, जिसको हम कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। ठीक है। एक शब्द आता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी का क्या मतलब है? कि अगर आप देखो, गौर करो, तो आप पहले एम्ब्रियोजेनी वाला जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने पढ़ा, तो सबसे पहले क्या बना था? जाइगोट बना था, 2N। इससे फिर ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बना था, ठीक है। ग्लोबुलर के बाद कैसा बन गया था? हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया था। हार्ट शेप के बाद आपने देखा टोरपिडो बन गया था। टोरपिडो के बाद जो है वो पूरा का पूरा कोटिलिडनरी एम्ब्रियो बन गया था, और ये जब ग्रो किया था तो पूरा का पूरा बड़ा प्लांट, और प्लांट के बाद पूरा पूरा बड़ा ट्री बन सकता है। यानी एक सिंगल सेल के अंदर वो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंसी होती है जो कि पूरे प्लांट को बना सकती है। तो इस सेल की ये कैपेबिलिटी क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी। दो चीजें समझ गए? तो कल्चर जब भी करते हैं ना, तो क्या करते हैं? एक कल्चर मीडिया बनाते हैं, जो कि किसी कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब या फिर कल्चर प्लेट्स के अंदर उसे रखा जाता है। पूरा स्टेराइल माध्यम होता है, पूरा का पूरा स्टेराइल होता है, और उसके अंदर आप जो है वो स्टेम का टुकड़ा या लीफ का टुकड़ा उसके अंदर आप सेट कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और इसको इंक्यूबेट करते हैं। यानी जो प्रोसीजर क्या है, एक थोड़ा सा समझ लीजिए आप।
ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना है इसको, थोड़ा समझ लीजिए कि आपने पहले एक्सप्लांट तैयार करना है, कल्चर मीडिया तैयार करना है, और एक रूम तैयार करना है। क्योंकि जैसे अगर इस रूम के अंदर हम कल्चर को रख रहे हैं, इतना बड़ा नहीं होता, इससे छोटा होता है, उसमें एसी वगैरह लगे होते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ रहता है। ठीक है। कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए जिन जिन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है वो साल्ट्स के फॉर्म में उसमें होते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की जरूरत है, तो मैग्नीशियम सल्फेट उसमें होगा, इसमें सल्फर भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, मैग्नीशियम। ठीक है। कार्बन सोर्स की जरूरत है, उसमें कुछ सुक्रोज डाला जाता है। ठीक है। मीडिया को सेमी सॉलिड बनाने के लिए उसमें अगार अगार डाला जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब प्लांट को हम कैसा स्वरूप देना चाहते हैं, पहले जड़ें विकसित करना चाहते हैं या कैलस डेवलप करना चाहते हैं, शूट डेवलप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हॉर्मोन्स डाले जाते हैं, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन। रूट है तो ऑक्सिन, शूट डेवलप करना है तो साइटोकाइनिन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपने एक्सप्लांट तैयार करना है, कल्चर मीडिया आपके पास तैयार है, उसको एक एक टेबल होती है जिसमें लेमिनार एयर फ्लो होता है, तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। आपने मीडिया के ऊपर ट्रांसफर कर देना है उसको, एक्सप्लांट को, और वो कहलाता है जो है इनोकुलेशन। वो पार्ट इनोकुलेशन, मीडिया के ऊपर ट्रांसफर करना है एक्सप्लांट, वो क्या कहलाता है, इनोकुलेशन। इनोकुलेट करने के बाद उसे कहाँ आपको छोड़ना है, इंक्यूबेशन रूम के अंदर। वहां लगभग 25 to 30 डेज का पीरियड होता है, जिसमें अगर आपने पहले साइटोकाइनिन डाला है तो उसमें शूट निकल आता है, अगर आपने ऑक्सीजन डाला है तो उसमें रूट्स निकल आती है। फिर वहां से वो प्लांट बन गया। अगर मान लीजिए पहले आपने साइटोकाइनिन डाला तो उसमें शूट निकल जाएंगे, रूट नहीं निकलेंगे। अब आप उसे निकाल करके एक ऐसे मीडियम पर ट्रांसफर कर देंगे जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, तो उसमें रूट निकल आएंगे। फिर उसको वहां से आप छोटे गमले में लगाते हैं, कुछ दिन कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं, और बाद में आप उसे खेतों में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, टिश्यू कल्चर का मेथड है, इसमें तो जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग ही नहीं है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपकी बुक के अंदर एक चीज लिखी हुई है, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो अगर आप मान लीजिए, आप आजकल जैसे किन्नू का सीजन है, कोई आपने खाया किन्नू बड़ा मीठा है, आप चाहते हैं वही वैरायटी हमारे खेत में उगाएं, तो सीड से उगाएंगे तो उसमें तो वेरिएशन आ जाएंगे। तो आपको ऐसा चाहिए जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, इसका जेनेटिक मेकअप चेंज ना हो, तो आप उसकी लीफ लेंगे, उसको एक्सप्लांट के रूप में तैयार करेंगे, छोटे डिस्क काटेंगे, आपने टिश्यू कल्चर में उसे डालना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है, जहाँ साइटोकाइनिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला जो सिस्टम है ना, वहां पे 2,4-D डाल देंगे, जिससे बड़ा सा कैलस बन जाएगा, इतना बड़ा। ठीक है। मतलब अनडिफाइंड और अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज कैलस। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लिया, छोटे छोटे, फिर उसको साइटोकाइनिन वाले मीडियम पे ट्रांसफर कर देंगे और ऑक्सीजन वाले पे ट्रांसफर कर देंगे बाद में, तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स आपके पास बन जाएंगे और आप उगा सकते हैं उसको। तो दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, आपकी किताब में लिखा हुआ है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये एक एप्लीकेशन है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, propagation of plants using a small tissue with the help of plant tissue, and the technique behind the micro propagation which we have discussed earlier. Okay, समझ गए ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब माइक्रो प्रोपगेशन आ गया, तो आप लिख देंगे कि टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सप्लांट से कैलस बनाकर और फिर उसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डेवलप करते हैं, ये क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी देखिए, बहुत बहुत उपयोग है बायोटेक्नोलॉजी का। मान लीजिए हमने जीन तो ट्रांसफर कर दिया, कोई भी जीन ट्रांसफर कर दिया है, जीन तो सिंगल कोई किसी टिश्यू में ट्रांसफर किया है, और वो टिश्यू को ग्रो करना भी तो एक आपके लिए टास्क है, उसके लिए यही टिश्यू कल्चर है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें है एग्रीकल्चर के अंदर। अब जैसे अगर हम बात कर रहे थे वो, आपको मैं एक बात बताऊं कि वो जो अ, एक तरीके से बीटी कॉटन की बात कर रहे थे ना। ठीक है। तो बीटी कॉटन में हमने क्या ले लिया, बीटी जीन ले लिया, और बीटी जीन को आपने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, प्लांट टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर। लेकिन इसी से काम थोड़ी चल जाएगा, इससे हमें क्या बनाना है, प्लांट। इसके लिए हम इस टिश्यू को क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर, तब प्लांट बनेगा, तब उसमें सीड आएंगे, तब सारा काम होगा। ठीक है। तो माइक्रो प्रोपगेशन भी है, अब बीटी कॉटन भी है, सारा कुछ काम इसी से चलता है। जब भी जीन ट्रांसफर करते हैं उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर जरूर इन्वॉल्व हो।
आपसे पहले जो किताबें लगती थी ना, उसमें टिश्यू कल्चर का पूरा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी ये हटा दिया गया है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि आप इससे आप अनजान ना रहे। इसके अलावा कुछ मैंने नोट किए थे जो इसके अंदर जो आपके आते हैं ना, कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें एक आता है सोमा क्लोना। सोमा क्लोना वेरिएशंस। ये सोमा क्लोना वेरिएशंस क्या होता है? जब टिश्यू कल्चर के अंदर आपने कैलस बनाया होता है, उस समय कुछ इसके अंदर ऐसे सॉल्ट्स डाले जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि उसमें वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि खास तौर से उन क्रॉप्स के लिए, जैसे गेहूं है, गेहूं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए उसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आते हैं। तो ऐसे में वेरिएशन क्रिएट करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? सोमा क्लोना वेरिएशन। एक एक और है, वो है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम आपको पता है कि ये प्लांट है, प्लांट का जो ये ऊपर का जो टिप है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, लोअर रूट का जो टिप है वो भी मेरिस्टेम है। तो जितने भी प्लांट्स, इनमें कोई ना कोई वायरस और ये सब है, होते हैं। और वो भी जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसके हर एक पार्ट में फैलते रहते हैं, लेकिन जो ग्रोविंग टिप है उसकी ग्रो करने की स्पीड इतनी होती है कि उसका जो ग्रोविंग पार्ट है उसके अंदर वायरस नहीं होते, मेरिस्टेम में वायरस नहीं होते। इसलिए अगर हम मेरिस्टेम का कल्चर कर लेंगे तो हम वायरस फ्री प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि अपने रिसर्च के लिए और किसी और काम के लिए भी काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बुक में समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये क्या है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है? एक तो गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, भी आपने एक तरफ से क्या ले लिया? पोलन ले लिया, और दूसरी तरफ आपका जो है वो प्लांट का जो एग है उसके साथ आप उसे करा करके फर्टिलाइजर, ये गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ये है कि एक प्लांट है, उसकी आपने सेल ले ली, और सेल की क्या हटा दी? सेल वॉल हटा दी। तो वो क्या बच गया? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, स्पीसीज ए का प्रोटोप्लास्ट और स्पीसीज बी का प्रोटोप्लास्ट, दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कर दिया, तो एक कॉमन बड़ा सा प्रोटोप्लास्ट बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड। अब इस प्रोटोप्लास्ट का क्या कर लेते हैं हम? प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके बाद जो प्लांट बनता है, तो दोनों के कैरेक्टर्स होंगे उसमें। तो जो हम टोपेटो की बात कर रहे थे, टोपेटो या पोमेटो, ये क्या है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया। एक और आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका रेफरेंस चल रहा है तो उसमें मैं बता ही देता हूँ। साइब्रिडाइजेशन होता है, साइब्रिडाइजेशन। साइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? आपको पता है कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अलावा कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जरूरी नहीं कि प्लांट के अंदर कोई जो वेरिएशन हो वो न्यूक्लियर जीन की वजह से हो सकता है साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से हो, जो कि क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट तो हम दो लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके केवल साइटोप्लाज्मिक जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या बच गया? अब ये जो बचता है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लास्ट। अब साइटोप्लास्ट इसका और इसका प्रोटोप्लास्ट, तो अब ये जो बनता है तो एक ही न्यूक्लियस वाला, इसको बोलते हैं साइब्रिड। साइब्रिड, ठीक है। हाँ, साइब्रिड। हाइब्रिड और साइब्रिड में अंतर समझ गए ना आप? तो साइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके अलावा अगर कुछ और है तो मैं देख लेता हूँ, मैंने नोट किए थे। हाँ, फोर्टिफाइड क्रॉप्स। फोर्टिफाइड क्रॉप्स कैसे? जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे राइस है, एक शब्द आता है गोल्डन
राइस, इसमें क्या किया है कि राइस के साथ एक जीन और जोड़ दिया जो कि कैरोटीन बनाता है, और कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर है। तो जिन क्षेत्रों में जहां विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो वहां राइस को ही ऐसा कर दिया गया, गोल्डन राइस। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रिशनली एनरिच्ड क्रॉप हो गई ना। उसी तरीके से क्रॉप में हम और कोई न्यूट्रिएंट जोड़ना चाहते हैं तो हम जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक है उसमें मेथड कि आप न्यूट्रिशनली एनरिच्ड। एक आता है पेस्ट रेजिस्टेंस, ये ध्यान से समझना बेटा। पेस्ट रेजिस्टेंस जिसमें निमेटोड्स का एग्जांपल दिया है, आर एन ए इंटरफेरेंस। ये कोई बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझाया बात सुन, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कैसे हो सकता है इसे समझ लो। भाई एक कोई निमेटोड है, ये निमेटोड है, और ये किसी प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट कर रही है, तो ये वहां उन रूट से क्या कर रही है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट ही ले रही है ना। ठीक है, अब अगर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एंजाइम इसके पास ऐसा मिलेगा जो कि प्लांट से लिए गए न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर क्या बन रहा है, एंजाइम। ध्यान से देखिए इधर, अगर इस आरएनए को हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये मान लीजिए ये बन रहा है, ये इस तरीके का आरएनए, और हम इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके अंदर छोड़ देंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाइंड हो जाएगा तो प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, एंजाइम बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये निमेटोड पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, तो फिर ये अंदर इन्फेक्शन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि जब इसे फायदा ही नहीं होगा तो उसे इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल बोलते हैं RNAi, आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि इसका आरएनए बन रहा था, इसको हम इंटरफेयर कर देते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, आप इसी तरीके से समझेंगे तो ये समझ में आएगा, आपकी बुक से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जिसमें से हम बाहर से आरएनए बना के पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पौधे के जीन में इंटीग्रेट कर दें कि वो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दें आगे चल के, दोनों तरफ प्रोमोटर वाला। ठीक है, तो वो बन जाएगा। वो आरएनए जो है इनकी सेल्स में बनता है, मान लो वो बन रहा है, और जब निमेटोड इसे खाएगा तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाएगा, उसकी जो सेल लाइनिंग है डाइजेस्ट करने वाली, वहां पहुंच करके वो अपना काम इस तरीके से कर लेगा। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, तो ये तो हो गया आपका सारा टोटल जो है एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन पढ़े। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर वाली सारी चीजें आ गई ना, मैंने नोट कर ली थी यहाँ इसको, कि भाई मैं ये टॉपिक्स में कवर कर दूंगा जो कि बुक के अंदर आप जो समझने में दिक्कत है। इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर आपकी बुक के अंदर तीन चीजें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है इंसुलिन, दूसरा दिया हुआ है जीन थेरेपी, और तीसरा दिया है मोलिकुलर डायग्नोसिस। तीन चीजें है ना, तो पहले हम इंसुलिन को डील करते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, बाकी ढेरों एग्जांपल्स, मेडिसिन के अंदर ढेरों एग्जांपल्स। तो बेसिकली क्या है, जब ऐसे इंसुलिन है, तो आप जानते हो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। तो जो पेशेंट्स इंसुलिन लेते हैं, एक्स्ट्रा इंसुलिन, कई लोग तो मेडिसिन पे चलते हैं, तो मेडिसिन क्या करती हैं, उनके पेनक्रियाज में उनकी सेल्स को ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए उन्हें इंड्यूस करती हैं। ठीक है, तो लेकिन एक तरीका यह भी है कि जिनमें शुगर बहुत ज्यादा हो रही है उनको डायरेक्टली इंसुलिन दिया जाता है।
तो इंसुलिन पहले तो दूसरे सोर्सेज से लेते थे, लेकिन वो देखा गया है कि वो प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए इंसुलिन, ये कोशिश की गई कि हम इंसुलिन को लैब के अंदर ही बना लेंगे, जो ह्यूमन इंसुलिन है। इसके लिए किया क्या गया, ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है उसको ट्रांसफर किया गया किसी बैक्टीरिया के अंदर, और उससे क्या बनाया गया, इंसुलिन। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है उसके अंदर देखिए तीन पार्ट है, ए, बी और सी। ठीक है। जब ये एज इट इज ट्रांसफर किया गया तो ए बी सी तीनों ये बना दिया, फिर एक सिंगल बना ना, तो सिंगल बना तो बीच में देखिए इसमें एक डाई सल्फाइड बॉन्ड भी बन जाते हैं, ये ऐसे करके, ऐसे, तो बीच में ये डाई सल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। तो ये जो बीच का जो सी पेप्टाइड है, ये वाला एरिया देखो बेटा, ये वाला है, ये अलग नहीं है, इस कारण ये प्रॉपर इफेक्टिव नहीं था। तो यूएस की एक कंपनी ने क्या किया कि इस पार्ट को ही जीन से हटा दिया, इसको अलग ऑर्गेनिज्म में डाला, और इसको अलग ऑर्गेनिज्म और अलग अलग बैक्टीरिया में डाल दिया। तो इससे जो प्रोटीन चेन बनी ए, और इससे चेन बनी बी, दोनों को फिर केमिकली मिक्स करके एक हो गई ए और दूसरी हो गई बी, और इसके अंदर क्या कर दिया, केमिकली इन्होंने डाई सल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो बीच में क्रिएट कर दिए, तो ये क्या बन गया, एक्टिव इंसुलिन। तो इस तरीके से इंसुलिन की कहानी, समझ गए इसको। ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज क्या है, जीन थेरेपी। देखिए बेटा, जीन थेरेपी की बात करें, इसका समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर डीएनए के अंदर कोई भी कमी है, उसको अगर हम मतलब रिपेयर कर दें तो फिर वो चीज सही हो जाएगी। इसका वैसे देखा जाए तो मान लीजिए जाइगोट बना है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जाइगोट बन गया, आप जानते हैं कि इसके पेरेंट के अंदर पेरेंट ए है, दूसरा पेरेंट बी है। मान लीजिए ये जीन ए पेरेंट से ही आएगा, इस जीन के अंदर ये डेफिशिएंसी है, तो जब जाइगोट बन गया तो एक प्रोसीजर तो यही है कि इस जाइगोट के साथ करेक्टिव डीएनए थेरेपी की जाए, इसमें डीएनए वो डाला जाए अलग से, और फिर इसको वापस यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो प्रॉपर जो है सही होगा एम्ब्रियो, उसमें वो डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन ये बहुत ही महंगा और बहुत ही प्रिसीजन वाला सिस्टम है, और इसमें कई लोग इसकी आड़ में दूसरा काम भी कर सकते हैं, यानी कि हमें तो केवल मेल ही चाहिए या फीमेल ही चाहिए, इस तरीके की स्थितियां, तो इसलिए ये चीजें क्या है, एक तरीके से बैन, तो इसकी अल्टरनेटिव मेथड्स देखने होते हैं। तो मान लीजिए कोई सेल बोन मैरो में बना, और बोन मैरो के अंदर उस जीन की डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर दूसरे का, हेल्दी ह्यूमन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से वहां दूसरे जीन तो पहुंच ही गए ना। तो ये सबसे पुराना मेथड है। लेकिन जो जीन थेरेपी का जो सबसे बढ़िया और सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एडीए जीन की जो डेफिशिएंसी तो थी उसको, इससे इसकी लिम्फोसाइट्स प्रॉपर, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो ये एडिनोसिन डाई एमिनेज जो एंजाइम था, इसकी डेफिशिएंसी जो थी, उसको दूर करने के लिए बेसिकली क्या था, जो इसका प्रभावित जो व्यक्ति था उसके अंदर क्या है, ये जीन था ही नहीं। तो इसका प्रोसेस ये किया गया कि इसके सेल को निकाला गया, लिम्फोसाइट्स को बाहर, और उसके अंदर जीन ट्रांसफर किया गया, और फिर इसे वापस बॉडी में दे दिया गया। दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जीन थेरेपी। इसी तरीके की बहुत सारी थेरेपीज भी उपलब्ध हैं। ठीक है। इसके बाद जो आता है मोलिकुलर डायग्नोसिस। अब मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या होता है बेटा, आप देख रहे हो आजकल ढेरों किट्स आती हैं, ये क्या है, मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है। आजकल ढेरों किट्स आती है कि भाई मलेरिया चेक करना है,
तो सीरम की ड्रॉप डालो, उसके ऊपर अगर कलर डेवलप हो गया तो वो क्या है, पॉजिटिव है, अन्यथा नहीं है। ऐसा ही प्रेगनेंसी किट भी आती है, ऐसा ही डेंगू किट भी आती है, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस को या किसी भी चीज को डायग्नोस करने वाली किट आती है। इवन जो एड्स को पहचानने वाला जो टेस्ट है एलिसा, दैट वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एलिसा क्या होता है? एलिसा में क्या किया जाता है कि एक एंटीबॉडी डाला जाता है। इसको समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। एंटीबॉडी एक छोटी छोटी प्लास्टिक के होल्स होते हैं, उसमें फिक्स होता है। आपने देखा होगा कई भी बायोटेक्नोलॉजी का उसमें ऐसे छोटे होल वाली किट्स होती हैं जिसमें चेक करते हैं उसमें एलिसा वगैरह, ठीक है। तो इनके अंदर पहले से फिक्स्ड एंटीबॉडी होती है। ये एंटीबॉडी कौन सा है? फर्स्ट एंटीबॉडी। और इसकी कनेक्टिविटी होती है किसी एंटीजन के साथ। मान लीजिए अंदर एंटीजन पाया जाता है, कोई भी एंटीजन है, अगर वो ब्लड का सीरम हम इसके अंदर डालेंगे तो वो एंटीबॉडी इसका एंटी है तो एंटीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे वॉशिंग। वॉशिंग करेंगे तो अगर इसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ होगा वो तो वॉश आउट हो जाएगा, लेकिन जो इसके साथ फिक्स हो गया वो तो यही रहेगा ना। अब हम एक सेकंड एंटीबॉडी डालते हैं, ये जैसे एंटीबॉडी है, और ये डालते हैं, ये भी इसके साथ बॉन्डिंग करता है। तो अगर आपने सेकंड एंटीबॉडी इसके अंदर डाल दिया, वो इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और वहां पर इसके साथ एक और एंजाइम डाला जाता है। इसको देखो, सेकंड एंटीबॉडी डाल दिया ना, तो दोनों जुड़ गए। अब वॉशिंग करेंगे तो ना तो ये बाहर निकलेगा, ना ये बाहर निकलेगा, ना ये बाहर निकलेगा, ना इसके साथ जुड़ा हुआ एंजाइम बाहर निकलेगा। अब वॉशिंग कर दी, तो इसका मतलब वॉशिंग के बाद क्या है, एंटीबॉडी फर्स्ट है, एंटीजन है, और एंटीबॉडी सेकंड है, और इसके साथ जुड़ा हुआ एक एंजाइम। अब जैसे ही इसमें हम कोई प्रीकर्सर डालते हैं, वो एंजाइम उसको एक कलर्ड प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है। तो जैसे ही कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इसका मतलब आइडेंटिटी कंफर्म होगी कि इसमें ये एंटीजन है। दैट इज मोलिकुलर डायग्नोसिस। ये मोलिकुलर डायग्नोसिस है। तो इस तरह के जो एंटीबॉडीज बनाने का जो तरीका है, वो एंटी इससे बायोटेक्नोलॉजी से ही आगे आप चलेंगे तो एक जैसे माइलोमा सेल के साथ करके इंटीग्रेट करके एक प्रोडक्शन करने का तरीका है, वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो आप कह सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या स्पेसिफिकली डिजाइंड एंटीबॉडीज हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एंटीबॉडी बनाने वाला जीन ही तो ट्रांसफर करना है, तो फिर एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। और वो एंटीबॉडी को हम सेपरेट करके हमारे किट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी चीज है, मोलिकुलर डायग्नोसिस हो गया। तो मेडिकल वाला चैप्टर भी खत्म। अब इसके बाद हाँ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? चलो ये बताओ, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? एनी प्लांट हैविंग फॉरेन जीन इज नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट, एंड बीटी कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक। और गोल्डन राइस भी इसका एग्जांपल, क्योंकि अगर दूसरा जीन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या है, ट्रांसजेनिक है। ऐसे ही अगर कोई एनिमल है जिसमें दूसरा जीन डाला गया है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब एडीए डेफिशिएंट मान लीजिए कोई पर्सन है, और उनके बच्चों में करेक्टिव मेजर के लिए अगर जाइगोट के अंदर जीन ट्रांसफर किया गया है तो वो भी एक ट्रांसजेनिक एनिमल ही होगा, ठीक। तो इसी तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे वो तो बैन है, तो लेकिन कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म है जैसे ट्रांसजेनिक माइस है, ठीक। तो ट्रांसजेनिक माइस बना दिया, फायदा क्या है? अब इसी पे हम बात करेंगे। उसमें तीन चार चीजें दी हुई है। आपकी बुक में लिखा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इतनी चीजों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे कैंसर है, ये बेसिकली देखा जाए तो जेनेटिक स्ट्रक्चर में ही इसका राज छुपा है। ओंकोजीन्स जो होते हैं वो रेसेसिव होते हैं। रेसेसिव क्यों होते हैं कि मान लीजिए आप देख रहे हो जैसे ये डिप्लॉयड कंडीशन है, तो यहाँ पर ओंकोजीन होंगे, ये काम करने वाला होगा, तो इधर वाला जो है वो अलग होगा, तो ये प्रभाव दिखाता है, तो इसका दबा रहता है प्रभाव, इसलिए रेसेसिव। तो हम क्या करेंगे,
ये वाला हटा करके यहाँ पे यही ओंकोजीन जोड़ देंगे तो उसमें डेवलप होगा। तो अगर इसके ऊपर हम जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब हम कैंसर की दवा चेक करना चाहते हैं, तो कैंसर की दवा का प्रभाव तो हम तभी देख पाएंगे ना जब उसमें कैंसर होगा। ठीक है, पहले तो इसमें रेसेसिव था जीन, तो हो नहीं रहा था। हमने क्या किया कि उसका जीन ट्रांसफर करके उसको चेंज कर दिया पूरा का पूरा एक्सप्रेस होने वाले जीन्स में। तो अब हम क्या है, केमिकल सेफ्टी भी चेक कर सकते हैं, ड्रग टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और कई बार जैसे अगर हमें देखना है कि अब जैसे हमारी आईज डेवलप हो रही है, देखिए एक सेल से कितना जादू है। एक ही सेल है शुरू में जाएगी, उससे एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, फिर डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा है। ये सेल है, ये बाल बना रही है, ठीक है, यहाँ बाल नहीं बन रहे, ठीक है। इसका मतलब जीन अलग अलग काम कर रहे हैं ना। तो कौन सा जीन कैसी फिजियोलॉजी डेवलप करेगा, ये स्टडी भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से कर सकते हैं। मान लीजिए एक जीन हमने हटा दिया, तब हमें पता चलेगा कि ये ऑर्गन इसमें डेवलप ही नहीं। तो डेवलप नहीं होता, इसका मतलब दैट जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गन। फिर आगे अगर उस ऑर्गन में कोई दिक्कत आती है तो हम फिर उसी सेगमेंट पे ध्यान करते हैं। समझ गए ना इस चीज को। तो इसी तरीके से ये हो गया। और इसके आगे बायोलॉजिकल, अच्छा कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं एनिमल्स की सहायता से। जैसे इंसुलिन अगर बनाना है, उसी तरीके का जीन ट्रांसफर करके किया जा सकता है। वैक्सीन सेफ्टी भी हो गया, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी हो गया, स्टडी ऑफ डिजीज, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटीग्रेट, ये हो गया। अब आता है एथिकल इश्यूज, लास्ट टॉपिक है ना, अभी बात करेंगे। देखिए एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज का मतलब होता है, एथिकल का मतलब होता है जो चीज सही है और उसको लोग गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। या मतलब ये मान के चलिए कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाली चीजें होती हैं। एथिकल इश्यूज ये हो सकता है कि मान लीजिए हम तो एक चीज मान रहे हैं कि पीटी कॉटन बनाना सही है, और आपने सभी जो है वो सारा ही बीटी कॉटन बना दिया। हाँ, तो मतलब इंसेक्ट तो मर जाएंगे सारे। तो आप एक स्पीसीज को क्या कर रहे हो, एक्सटिंक्ट कर रहे हो। मान लो पर्टिकुलर कोई बटरफ्लाई की स्पीसीज है, वो उसके ऊपर निर्भर कर रही है, और उसके लिए भोजन ही नहीं मिलेगा, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे फायदे की बात तो है, लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इन्वायरमेंट के लिए वो नुकसानदेह है। तो इसलिए इस तरीके के इश्यूज को क्या बोलते हैं, एथिकल इश्यूज, ठीक है। एथिकल इश्यूज से डील करने के लिए एक ये आपको GEAC एक कमेटी बनाई गई है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। अगर कोई भी आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट बनाते हैं या एनिमल बनाते हैं जिसका बड़े स्तर पे उपयोग होना है, तो उससे पहले आपको उसे एज ए वैरायटी के रूप में रिलीज करने से पहले GEAC को ये प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। वो उसके आउटकम्स देखेंगे, क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव आउटकम्स, और उसके आधार पर ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये GEAC है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है कि जितने भी हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट है, जैसे नीम है, नीम के अंदर कुछ बायोकेमिकल्स बनते हैं जो कि इंसेक्टिसाइड भी है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए आपने काम किया है, मान लीजिए हमारे देश के आयुर्वेदा में उसका पहले से रेफरेंस है कि भाई नीम का उपयोग करके हम इन डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। दूसरी कंपनी ने क्या किया, उसने नीम से यही प्रोडक्ट बनाया और उसे एक बोतल में पैक किया और पेटेंट करा लिया, और पेटेंट करा करके उसे बेच दिया। पहले हक किसका है, जिसका रिसर्च पहले है। मान लीजिए आयुर्वेदा में रिसर्च है,
तो पहले हक हमारा है, तो ये पहले हमने डिस्कवर किए, और पेटेंट कोई और देश करा रहा है। तो ये चीज क्या है? बायो पाइरेसी। ये ठीक उसी तरीके की है जैसे मूवी बनाने वाला जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर होता है ना, वो क्या करता है, इसको मान लीजिए डुप्लीकेट कॉपी बना के बेचता है, तो वो पायरेटेड सीडी बोलते हैं ना। बस ठीक उसी तरीके का प्रोसीजर है। इसी तरीके से इंडियन जैसे वैरायटीज हैं, बासमती राइस की है और है, बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसको कई देशों ने पेटेंट करा रखा है, जो कि इलीगल है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? बायो पायरेसी। तो इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो पेटेंट्स जो होते हैं, ये उससे रिलेटेड इश्यू। तो ये आपका चैप्टर खत्म। ठीक है। अब इस पे काम आपको क्या करना है, होमवर्क क्या करना है? होमवर्क करना है आपको, एक तो खास तौर से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ये इसमें एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को आपको लगभग 10-10 लाइन पे लिख करके लिख। ठीक है। हम्म, अपनी लैंग्वेज। हो गया ये? ठीक है। अच्छा, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आप पूरे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को आप अपनी लैंग्वेज में लिख के लें। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो चीज है, दो हो गए। तीसरा जो है वो GEAC को एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना, वे कैसे GEAC काम करता है। ठीक है। बायोपायरेसी, इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझ, इतनी चीजें आपको करके लेके आए। ठीक है। तो मैं क्लियर समझू, ये चैप्टर क्लियर है?